किसी किसी को किसी तरह के खाने का बड़ा ही शौक होता है और दिल्ली के लोगों को छोले भटूरे का, मुंबई के लोगों को वड़ा पाव का, राजस्थानी लोगों को दाल बाटी चूरमा। लेकिन किसी को आलू भुजिया खाने का शौक हो सकता है, ये कभी सुना है क्या? नहीं तो चलो हम आपको बताते हैं। कहानी है नैन्सी की, जिसे आलू भुजिया इतनी पसंद होती है कि अगर कोई उससे जान भी मांग ले आलू भुजिया के नाम से, तो वो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाए। अब उसकी ये आदत से न सिर्फ उसके घर पे बल्कि उसके दोस्त भी बड़े तंग आ चुके थे। लेकिन नैन्सी तो ठहरी दीवानी, वो भला आलू भुजिया खाने के मामले में किसी की ना सुने। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी की बात सुन ले। अरे करमजली, सारा दिन ये आलू भुजिया खाएगी ना तो पेट खराब हो जाएगा तेरा, देख लियो। माँ कैसी बात करती हो? आज तो कभी सुना है आलू भुजिया खाने से पेट खराब होता है? किसी को होता नहीं है, क्योंकि सब तेरी तरह राक्षस की तरह नहीं खाते हैं। पर जिस हिसाब से तू खाती है ना, उस हिसाब से तेरा तो हो ही जाएगा। अरे सही कहती हो तुम। अरे बेटा, अरे इतना भुजिया खाना ठीक नहीं होता है। अरे समझ जा। अरे कल को तेरी शादी तय करूँगा तो क्या कहूँगा बता कि मेरी बिटिया भुजिया खाती है। अरे आलू भुजिया खाने के पीछे इतना कौन पागल होता है? कुछ दिन पहले की बात ले ले, वो राशन वाला मुझे पकड़ के कह रहा था कि आपकी बेटी अरे आलू भुजिया ले गई है, उसके पैसे दे दो। मुझे लगा एक पैकेट ले गई होगी, लेकिन मुझे पता चला कि 100 पैकेट ले गई थी तू। अरे कितना खाएगी बेटा? ढोल है क्या, फट जाएगी। अरे इतना आलू भुजिया कौन खाता है? अगर खाना भी है तो जाकर जॉब कर, कमा और खा। मेरे पैसों में क्यों आग लगा रही है? तो शादी कैसे करूँगा तेरी? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो गया हूँ। अरे ऐसी आदत रही तो कौन करेगा शादी? आप लोग चिंता मत करो, मैंने अपने लिए लड़का ढूंढा हुआ है। हाँ, वो भी तेरे जैसा ही होगा, आलू भुजिया खाने वाला। पापा, अब नैन्सी को सभी समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन वो किसी की बात मान सकती है भला? खैर, अब आता है नैन्सी का जन्मदिन। वो अपने दोस्तों को बुलाती है घर पर। सब इंतजार कर रही होती है नैन्सी के केक काटने का। अरे अब ये आलू भुजिया की लवर कहाँ गई? अब आकर केक भी काट ले। देख तेरे सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं तेरा। माँ बस 2 मिनट दो, मैं अभी आई। अरे अब कहाँ जा रही है बेटा, रुक तो। इतना कहकर नैन्सी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से आलू भुजिया का पैकेट पूरे केक पर डाल देती है। तभी संतोष कहती है, हे भगवान, अरे नासपीटी, ये आलू भुजिया फिर से ले आई तू। और ये तूने क्या किया? सारी आलू भुजिया केक पर डाल दी। अरे अब इसे कौन खाएगा? अरे माँ, मुझे तो ना केक ऐसे ही पसंद है और कोई भी नहीं खाएगा। मैं हूँ ना, मैं खा लूंगी ये सारा केक। फिर क्या था, नैन्सी केक काटती है और सभी को खिलाती है, लेकिन किसी को वो पसंद नहीं आता। कोई भी वो केक नहीं खाता, लेकिन वही केक नैन्सी बड़े चाव से खा रही थी। खैर, उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं बिना केक खाए। अपना पसंदीदा केक खाकर नैन्सी सो जाती है और अगली सुबह कॉलेज के लिए तैयार होती है। ये ले चाय और जल्दी पी इसे। वैसे आज तू कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई है। माँ, मुझे ये चाय नहीं पीनी। आप तो मेरे लिए रात का बचा हुआ केक ही ले आइए, आलू भुजिया वाला। बेटा तुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, ये मत खाया कर। तुझे प्यार से कोई बात समझ नहीं आती है क्या? और अब जिस लड़के को तूने पसंद किया है, अगर कल को तेरी इस हरकत की वजह से वो तुझसे शादी करने को मना कर दे, फिर क्या करेगी तू? वो मना नहीं करेगा माँ, तुम चिंता मत करो। अब जाओ, मेरे लिए रात का बचा हुआ केक लाकर दे दो, जिसके ऊपर आलू भुजिया डली है। तुझे कितना ही समझा ले, लेकिन तू नहीं समझेगी। संतोष रसोई में से आलू भुजिया वाला वो केक लाकर नैन्सी को दे देती है और बोलती है, ये ले, खा ले अपना केक, क्योंकि कोई और तो खाने से रहा इसे अब। माँ, आप ऐसा करो, ये केक मेरे टिफिन में पैक कर दो, लंच में मैं इसे खा लूंगी। ठीक है मेरी माँ, तेरा जितना मन करे तू खा। वैसे भी तू कौन सा हमारी सुनती है। अब नैन्सी कॉलेज में भी वही केक लेकर जाती है और कॉलेज में अपने बाकी दोस्तों को वो केक देती है, लेकिन केक पर आलू भुजिया होने की वजह से वो केक किसी को पसंद नहीं आता। साथ ही नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड अरमान को भी वो केक देती है, जिसे देखकर अरमान बोलता है, तुम इस केक में भी आलू भुजिया भर लाई? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते नहीं है। हाँ यार, मतलब इतना शौक किसी को कैसे हो सकता है आलू भुजिया का? और क्या ही मजा आता है तुम्हें ये सब खाकर।
तुम्हें तो पता ही है कि मुझे आलू भुजिया कितनी ज्यादा पसंद है और इसे खाने में मुझे क्या ही संतुष्टि मिलती है। एक बार तुम खाकर देखो ना तो खाते ही रह जाओगी। नहीं नहीं नहीं, ये सब ना तू ही खा, क्योंकि मैं तो हेल्दी खाना खाती हूँ और अगर ये सब मैं खा लेती हूँ ना तो मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी, तू ही खा ये सब। देख यार, मैं तो कहती हूँ तू भी ये सब खाना बंद कर दे, फिर तू देख कुछ दिनों में तेरी स्किन इतनी ग्लो करेगी ना कि तू एकदम कैटरीना कैफ की तरह लगेगी। अरे जाओ जाओ, क्यों मुझे मस्का लगाने पर लगी हो? मुझे तो बस मेरी आलू भुजिया खानी है। अरमान, तुम भी खा के देखो ना केक। तुम खाओ ये आलू भुजिया वाला केक, मुझे नहीं खाना। ठीक है मत खाओ, पर मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट तो लाके दे दो। लाए भी हो या फिर भूल गए? लाया हूँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इतना बड़ा गिफ्ट, वैसे इसमें क्या है? क्या ही हो सकता है बताओ? इस दुनिया में एक ही चीज है जो तुम्हें पसंद है और वही चीज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। यू मीन आलू भुजिया? हाँ, तुम्हारे लिए हर तरह की आलू भुजिया, तीखी, खट्टी, मसालेदार। यार तुम कितना समझते हो मुझे। वाकई हर कोई मुझे रोकता है ये सब खाने से, एक तुम ही तो हो जिसने मुझे समझा और ये लाके दी। क्या करूँ मोहतरमा, प्यार जो किया है आपसे, आपकी पसंद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। भाई अरमान, तुम में ना बहुत हिम्मत है जो तुम इसके आलू भुजिया और इसको झेल रहे हो। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो मुझे 36 बातें सुनाता भी और बात नहीं करता वो अलग। चलो अब जाओ जाओ, नजर मत लगाओ हमारे प्यार को। अपने कॉलेज से नैन्सी घर आती है और घर आकर खुश होती है क्योंकि आज अरमान ने उसे इतनी सारी आलू भुजिया जो दी थी जिससे वो खूब मजे से खाती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नैन्सी हमेशा ही अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खाती रहती है और उसकी माँ वो इसकी आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन नैन्सी बाथरूम में नहा रही थी और बाथरूम से वो अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, माँ जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? और कहाँ है तू? अरे माँ, मैं बाथरूम में हूँ। अरे बाथरूम में है तो मुझे क्यों बुला रही है? नहलाने के लिए? अरे माँ, मैं बाथरूम में कपड़े ले जाना भूल गई। आप जरा मेरी अलमारी से निकाल कर कपड़े दे दो। हाँ रुक, अभी दे रही हूँ। संतोष नैन्सी के लिए कपड़े निकालने के लिए अलमारी के पास जाती है और जैसे ही अलमारी खोलती है बहुत सारे आलू भुजिया के पैकेट्स गिर जाते हैं, जिसके चक्कर में संतोष भी घबरा के बहुत जोर से जमीन पर गिर जाती है और बोलती है, अरे मर गई, हाय मेरी कमर। नैन्सी तुरंत बाथरूम से तौलिया लपेटे भागते हुए आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आपको लगी तो नहीं? अरे आग लगे तेरी आलू भुजिया को। और तूने ये इतनी सारी आलू भुजिया क्यों फैला रखी है? अरे माँ, वो तो थोक में लाई थी, इसीलिए थोड़ी सस्ती पड़ गई। हे भगवान, लगता है मैं तो किसी दिन पागल ही हो जाऊंगी तेरी इस आलू भुजिया की दीवानगी को देख देख कर। तुम मुझे बाद में डांट लेना माँ, पहले चलो उठो और बैठो। नैन्सी अपनी माँ को उठाकर बेड पर बैठाती है और जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर आती है और फिर कमरे बिखरे आलू भुजिया के पैकेट्स को दोबारा इस अलमारी में रखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नैन्सी अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खा रही थी। तभी वो अपने मन में सोचती है, मैंने आलू भुजिया को हर तरीके से खा के देख लिया, खाने में डालकर, चाय में डालकर, कॉफी में, यहाँ तक कि मैंने आलू भुजिया का केक भी खा लिया। अब मैं इसे किस तरीके से खाऊं? तभी नैन्सी की माँ आती है और उससे कहती है, नैन्सी, तुम अभी भी बैठकर यही खा रही हो? तो क्या करूँ माँ, ये नहीं खाती ना तो मुझे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। दिलाऊं तुझे अभी ऑक्सीजन? चल अब गर्मी हो रही है, जाके रूह अफ़ज़ा बना ले। रूह अफ़ज़ा? हाँ जा, रसोई में रखा है, बना ले। नैन्सी रसोई में रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए जा रही होती है। तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से बोलती है, अभी सोच ही रही थी कि कैसे आलू भुजिया का नया टेस्ट बनाऊं। माँ ने तो खुद ही आइडिया दे दिया, रूह अफ़ज़ा में डालकर खाती हूँ, एक नया टेस्ट बन जाएगा। ये सोचकर नैन्सी रसोई में जाती है और एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालती है और फिर पानी डालती है और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल देती है। फिर वो अपने कमरे से एक पैकेट आलू भुजिया का लाकर उसमें डाल देती है और उसे जमाने के लिए फ्रिज में रख देती है और अपनी माँ को नॉर्मल रूह अफ़ज़ा बनाकर दे देती है। 3 घंटे बाद नैन्सी रसोई में आती है और फ्रिज खोलती है और रूह अफ़ज़ा का ग्लास बाहर निकालती है और देखती है, अरे रे, ये तो देखने में कितना अजीब सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है खाने में तो स्वादिष्ट होगा। इसमें मेरी फेवरेट आलू भुजिया जो डली है। नैन्सी उस जमे हुए आलू भुजिया के रूह अफ़ज़ा को खा लेती है, लेकिन वो स्वाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगले दिन सुबह अचानक से नैन्सी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो अपनी माँ को बुलाते हुए कहती है, माँ जल्दी आओ, माँ। संतोष नैन्सी के कमरे में आती है और कहती है, अरे अब क्या हो गया? आलू भुजिया खत्म हो गई है क्या, जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है?
नहीं माँ, माँ देखो ना, आज सुबह से मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हाँ, हो गई ना बीमार। मना कर करके थक गई हूँ मैं तुझे कि ऐसा मत खाया कर। अब देख रही है क्या हो गया। माँ क्या पता किसी और वजह से हो रहा हो। हाँ बस, आलू भुजिया की बुराई मत करो इसके सामने अब। माँ आप जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मेरे पेट में दर्द से मेरी जान निकल रही है। माँ जल्दी चलो। हाँ रुक, चलते हैं। संतोष और नैन्सी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर नैन्सी के पेट का चेकअप करते हैं और बहुत ही हैरान होते हैं। बेटा, तुम्हारे पेट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसी कौन सी चीज खाती हो तुम? डॉक्टर साहब, ये आलू भुजिया खाती है और बहुत ज्यादा खाती है। हम तो समझा कर परेशान हो गए इसे। अब हमारी बात तो मानती नहीं है। अब आप ही इसे समझाइए। तभी पेट का इतना बुरा हाल है। देखो, तुम्हें अब ये चीज छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आगे जाके बहुत परेशानी होगी। तुम्हारी उम्र भी नहीं है सब खाने पीने की। ये सब छोड़ दो, तुम्हारे लिए सही होगा। हरी सब्जियाँ, फ्रूट खाया करो। मेरी बात मानो, आज से तुम ये सब बंद कर दो। ये सब खाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब। तो वादा करो अपनी माँ से, तुम आज के बाद आलू भुजिया नहीं खाओगी। नहीं नहीं, खा ले मेरी बेटी। बता, तेरे लिए आलू भुजिया की गोलियां मंगवा दूं या आलू भुजिया का इंजेक्शन लगवा दूं? और कुछ चाहिए तो वो भी बता दे, ले आऊं आलू भुजिया, खाएगी? और नहीं माँ, अब मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी आलू भुजिया को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बस मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर चलिए। संतोष और नैन्सी दवाई लेकर घर आ जाते हैं और अब नैन्सी की बात समझ में आ जाती है कि वो बहुत ज्यादा आलू भुजिया खाती है और अब इसके बाद वो आलू भुजिया बिल्कुल भी नहीं खाती। ये देखकर उसके कॉलेज वाले भी बहुत हैरान थे। अरमान तो सबसे ज्यादा हैरान था, लेकिन बहुत खुश भी था कि उसे अकल तो आई। खैर, अब जरूरत से ज्यादा तो पानी भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे ना कि अगर आप किसी चीज की अति करते हैं तो वो आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। तो अभी से अपनी अति वाली आदत को टाटा बाय बाय कह दीजिए। अनोखी अपने पति और सास के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अनोखी सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने बर्ताव से भी अनोखी थी, जो पता नहीं कब किसको क्या बोल दे। इस वजह से विनोद उस पे कभी गुस्सा नहीं करता। विनोद और अनोखी ने प्रेम विवाह किया था, पर विनोद की आमदनी उतनी नहीं होती जितनी अनोखी के खर्चे थे। एक दिन अनोखी कुछ छुपा कर खा रही थी, तभी उसकी सास सुशीला उसे देख लेती है और ताना मारने लगती है। क्यों री करमजली, कितना खाती है? दिन भर कचर कचर, तेरा मुंह बंद ही नहीं होता है इतने खाने के बाद भी। क्या माँ जी, आप भी मेरे खाने पर नजर गड़ाए बैठी हो? बहू हूँ आपकी, कुछ तो शर्म लिहाज कर लिया करो। शर्म? और मैं, वो भी तुझसे? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। बहू खाए छुपा कर और सास बोले भी ना। यही दिन देखना रह गया था, मेरे बेटे के कमाए पैसों से खाती है और मुझे ही रौब दिखा रही है। भगवान भला करे। हाँ तो पति भी मेरा है। आप भी तो ससुर जी की कमाई खाती होंगी ना कभी? मैंने आपको कुछ कहा नहीं? तो फिर मुझे भी कुछ मत कहो, मैं भी अपने पति की ही कमाई खा रही हूँ। आपका भगवान भला करे। विनोद, पता नहीं तूने किस घड़ी में बेवकूफ से शादी कर ली। इसे तो किससे कैसे बातें करनी चाहिए ये तक नहीं पता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक शाम अनोखी अपने घर के आंगन में बैठी होती है। तभी वहाँ से एक गोलगप्पे वाला गुजर रहा था। तभी उस गोलगप्पे वाले को अनोखी आवाज देते हुए रोक लेती है। भैया, गोलगप्पे कैसे दिए और कौन कौन से गोलगप्पे हैं? आटे वाले 10 के 5 और सूजी वाला 10 के 4। हाँ तो फिर लगाइए आटे वाले ही। जरा चटकदार बनाना, साथ में तीखा भी होना चाहिए। क्यों भाभी, क्या हो गया? मुंह से आग निकालने का इरादा है क्या इतना तीखा खाकर? ऐसे ही अनोखी गोलगप्पे खाने लगती है। जैसे ही आटे वाले खा लेती है तो सूजी वाले मांगती है। गोलगप्पे खाते हुए मुकेश को कहती है, क्या भैया, और तीखा डालो, मसाला और तीखा दोनों ही कम है। गोलगप्पे में पानी जरा भर के डालो। अरे भाभी, और कितना तीखा खाओगे? पानी भरकर ही तो दे रहे हैं। वहाँ सुशीला खड़े होकर अनोखी को ताना कसते हुए कहती है, खा ले तीखे चटपटे गोलगप्पे। बस इतना ही खाएगी या कुछ और खाने का इरादा है बहू? हाँ माँ जी, अब गोलगप्पे का ठंडा ठंडा पानी पीना है और मीठी पापड़ी खा लूं बस इतना ही। और भी कुछ खाना है तो खा ले, किसी ने तुझे रोका कहाँ है? भगवान भला करे, नासपीटी। अनोखी का अब गोलगप्पे खाने का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वहीं अब विनोद का काम छूट जाता है और हाथ में बस कुछ ही पैसे रखे हुए थे, वो भी घर खर्च के। विनोद सर पे हाथ रखकर बैठा हुआ था
कि तभी अनोखी और सुशीला उसे उदास बैठा देखकर विनोद से उसकी उदासी का कारण पूछती हैं। क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों है? हाँ हाँ बताओ, क्यों उदास हो तुम? माँ, मेरी नौकरी नहीं रही अब। क्या करूँ, कहाँ से और कैसे घर का खर्चा चलेगा? पैसे कहाँ से लाऊं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा मत सोच, हमारे सोचने से कुछ अच्छा होता तो सबसे पहले मैं तेरी पागल बीबी को ही बदल देती। उसी बहाने कुछ तो अच्छा होता हमारे साथ। ये सुनकर अनोखी अब खुद से बातें करने लगती है। क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ना ही इनके पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास। किसी को लूटना पड़ेगा गोलगप्पों के लिए, वरना मैं तो गोलगप्पे खा ही नहीं पाऊंगी। अनोखी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी सुशीला उसे आवाज लगाती है। तभी विनोद भी देखने लगता है और अनोखी को घूरने लगता है और दोनों साथ में पूछते हैं, खुद से क्या बातें कर रही हो? पगला गई है तेरी बीबी। बाकी की नौटंकी कम थी क्या, जो अब खुद से बातें करना शुरू कर दिया? भगवान भला करे। माँ जी, मैं कुछ सोच रही हूँ। तू सोचने भी लगी? तेरे में इतना दिमाग है जो तू सोच सके? हाँ माँ जी, इतना दिमाग है मेरे पास कि सोच भी सकूं और दिमाग चला भी सकूं। ये बोली अनोखी। भगवान भला करे, तेरा दिमाग है या कचरे का डब्बा? वैसे सोच ले, सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। सुशीला और अनोखी की बात सुनकर विनोद को गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, बस क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटे जा रहा है। और आप दोनों मुझे यहाँ अपनी रामायण सुनाने में लगी हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विनोद गुस्से में अंदर चला जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब विनोद काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उधर अनोखी घर खर्च के पैसे लेकर बाजार सब्जियां लेने जाती है, तो वहीं एक गोलगप्पे वाला चिल्लाते हुए गोलगप्पे बेच रहा था। अनोखी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, मुकेश के हाथ के मजेदार गोलगप्पे। जो भी ये गोलगप्पे खाएगा उसका किस्मत खुल जाएगा। मजेदार गोलगप्पे हीरो भी खाते हैं और विलेन भी खाते हैं। एक बार बुकैम्बो ने खाया था, वो खुश हो गया था। बताइए मैडम, क्या दूं? ये सब सुनकर तभी अनोखी बोलती है, एक कप चाय मलाई मार के। क्या ये आपको चाय की दुकान दिख रही है? गोलगप्पे का ठेला मैडम ये? हाँ तो भैया, जो बेच रहे हो वही दोगे ना? पूछ क्यों रहे हो कि क्या दूं? कितना दूं? पहले ये बताओ कि कितने के प्लेट दिए? 20 के प्लेट। भैया, अगर मैं अपनी प्लेट दूं तो कितने की पड़ेगी? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो भाभी? खाना तो खाओ वरना आगे जाओ। गोलगप्पे वाले के साथ बहस करने के बाद अनोखी गोलगप्पे खाती है और बचे हुए पैसों से सब्जियां लेकर घर आती है और सारे पैसे खत्म हो गए थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज अनोखी अपने कमरे में बैठकर खुद से बातें करती है। पैसे भी नहीं है, कैसे खाऊं गोलगप्पे? मेरी तो जान ही निकली जा रही है बिना गोलगप्पे खाए। कैसे गुजारा होगा भला मेरा? अनोखी जब खुद से बातें कर रही थी, तभी उसकी सास सुशीला उसकी सारी बातें सुन लेती है। हाँ, तुझे तो बस अपनी ही पड़ी है। घर में किसने क्या खाया क्या नहीं खाया उसकी कोई चिंता नहीं है तुझे तो बस अपने गोलगप्पे की चिंता है। भगवान भला करे, ऐसी बहू मेरे दुश्मन को भी ना दे जिसे घर की कोई चिंता ही ना हो। माँ जी, मुझे चिंता है, पर मुझे गोलगप्पे ही चाहिए। उसके बिना मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता। सुशीला बड़बड़ाते हुए घर से निकल रही होती है। तभी विनोद घर पहुंचता है और अपनी माँ सुशीला को गुस्से में देखकर कारण पूछता है। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों हो आप? तभी सुशीला अपनी बहू अनोखी की सारी बातें अपने बेटे विनोद को बताती है। तेरी बीवी को संभाल ले विनोद, वरना तू लुट जाएगा। कह देती हूँ, तू इतनी मेहनत कर रहा है काम के लिए और तेरी लुगाई कहती है कि गोलगप्पे ही चाहिए मुझे। भगवान भला करे तेरा और मेरा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और विनोद को दूसरी नौकरी मिल जाती है। अनोखी भी अपना कुछ करना चाहती थी। इस बारे में वो अपनी सास सुशीला और पति विनोद से बात करती है। माँ जी। तभी अनोखी की सास सुशीला अंदर से आवाज लगाती है। क्या है, गला क्यों फाड़ रही है? सुनिए, कुछ कहना है मुझे। और विनोद जी, आपसे भी कुछ कहना है। आप भी सुन लो मेरी बात। बाद में मत कहना कि मैं कुछ बताती नहीं हूँ करने से पहले। तभी सुशीला और विनोद दोनों बाहर आते हैं और विनोद अनोखी से पूछने लगता है। क्या बात है अनोखी, कुछ कहना है? जी हाँ, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो। मुझे भी एक नौकरी मिल गई है, क्या मैं काम कर सकती हूँ? नौकरी की बात सुनते ही सुशीला खुश होकर अनोखी से कहती है। शाबाश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेवकूफ गोलगप्पे खाने वाली बहू अब काम भी करेगी। अच्छा, अब ये बता, काम क्या करना होगा तुझे? तभी विनोद भी पूछता है कि काम क्या करना है और फिर अनोखी शर्माते हुए अपने काम के बारे में बताती है।
हाँ अनोखी बताओ तुम्हारा काम क्या है। वो मुझे ना हाँ अनोखी बताओ। वो मुझे शर्मा रही है। तभी अनोखी की सास सुशीला गुस्से में बोलती है। भगवान भला करे, शर्म बाद में कर लेना, अभी बता तो दो कौन सा कैसा काम मिला है और तुझको किसने काम दे दिया। माँ जी, मुझे गोलगप्पे की दुकान पे नौकरी मिल गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जी भर के गोलगप्पे खा सकती हूँ। है ना अच्छी नौकरी? और मेरे गोलगप्पे ही गोलगप्पे होंगे साथ में। अनोखी अपने गोलगप्पे के स्टॉल पर नौकरी करने की बात बताती है और एक साथ सभी लोग अनोखी के ऊपर हंसने लगते हैं। अनोखी का गोलगप्पे का प्यार उसे आखिरकार गोलगप्पे के स्टॉल पर लाकर पहुंचा ही देता है। बरखा का जन्म बारिश के मौसम में हुआ था, इसीलिए उसे बारिश से बड़ा प्यार था। वो हर साल सावन के महीने का इंतजार करती और किसी मोरनी की तरह नाचती। इस बार ये सावन का महीना उसकी किस्मत ही बदलने वाला था, क्योंकि वो जब नींद में सोई हुई थी तभी उसकी माँ विभा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे उठ जा बरखा, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? जल्दी उठ और रेडी हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। अरे माँ, देखने ही तो आ रहे हैं ना, मुझे सोने दो। मैं सोती रहूंगी और वो मुझे देख कर चले जाएंगे। अगर पसंद आ गई तो मुझे जगाकर बता देना और बात भी आगे बढ़ा लेना। उठ जा मेरी माँ, या तेरे ऊपर पानी डालूं तब जगेगी। बरखा अपनी माँ की बात सुनकर डर जाती है और उठकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद में आलोक नाम का एक बुजुर्ग अपनी पत्नी शीतल और बेटे विपिन के साथ बरखा को देखने आता है और सबको वो बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी होती है। वैसे तो बरखा अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, लेकिन बरखा की एक गंदी आदत थी जिससे उसके ससुराल वाले अनजान थे। और वो क्या थी ये आगे जानते हैं। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में थी कि तभी उसकी सास उसे टोकती है। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ? बहू, तूने मेरे घर को कितने अच्छे से संभाला है। बहू, मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी पानी पीते नहीं देखा। आप भी क्या फालतू की बातें करने बैठ गई? आप चलिए, मैं चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। बारिश का मौसम है, आराम से बैठकर खाना। तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। जा जा जल्दी लेकर आ। इतना कहकर शीतल हॉल में जाकर बैठ जाती है और बरखा एक कप चाय और पकोड़े लेकर आती है, जिसे देखकर शीतल हैरान होकर सवाल करती है। तेरी चाय कहाँ है बहू? तू बस एक ही कप चाय लाई है, तू नहीं पिएगी क्या चाय? वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए हैं, मैं उतार कर लाती हूँ, बारिश का मौसम है। इतना कहकर बरखा छत पर कपड़े लेने के बहाने से चली जाती है और अचानक तेज बारिश होती है। तभी शीतल का पति आलोक भी अपने कमरे से अपनी नींद को पूरा करके उबासी लेते हुए आता है और दोनों चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं। लेकिन तभी शीतल अचानक सोच में पड़ जाती है। कहीं बहू बारिश में फिसलकर गिर तो नहीं गई ना? अभी तक आई नहीं। ऐसा करती एक बार जाकर देख लेती हूँ। हाँ सही कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। शीतल ने ये बोला था, जिसके बाद शीतल और आलोक दोनों छत पर जाकर अपनी बहू को देखते हैं तो बरखा बड़ा सा मुंह फाड़े आसमान की तरफ मुंह खोलकर बारिश का पानी पी रही थी और खुद से बोल रही थी, वाह मजा आ गया, बारिश का पानी पीने का तो मजा ही कुछ और है। बोले तो नेचुरल ड्रिंक। अब जल्दी से 2-4 बर्तन भर लेती हूँ, 10-12 दिन तो पानी चल ही जाएगा। क्या तू बारिश का पानी पीती है? ये क्या सुन रही हो बहू मैं? तुझे बारिश का पानी गंदा नहीं लगता है क्या? अरे माँ जी, आप कब आई? और ससुर जी आप? ये सब छोड़ बहू, अपनी सास की बातों का जवाब दे पहले। हाँ ये सच है माँ जी कि मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है। जब तक मैं बारिश का पानी ना पीऊँ ना तो मेरी प्यास ही खत्म नहीं होती, इसलिए मैंने पानी भर कर रखा हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हम सबको भी ये बारिश का पानी तो नहीं पिला रही ना? देख अगर ऐसा है तो बता दे, मैं बाजार से पानी लेकर पी लिया करूँगा। अरे तू अपनी सास को पिला ये पानी, मैं नहीं पीता। नहीं ससुर जी, ये सब मेरे लिए है। मैं बारिश के पानी की ही चाय बनाती हूँ और इसी का इस्तेमाल भी करती हूँ। मेरी समझदार बारिश का पानी पीने वाली बहू, जरा ये तो बता, जब बारिश नहीं आती तो तू क्या करती है? और अगर तेरा जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो गया तो? माँ जी, हमारे शहर में तो बारिश होती रहती है, इसलिए ज्यादातर पानी कम नहीं पड़ता, और अगर पड़ गया तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
यानी मैं शावर के नीचे नहाते हुए वही पानी पी लेती हूँ। बारिश के पानी जैसा ही फील आता है। छी छी छी, राम राम, कितनी गंदी है बहू तू। अगर तूने बारिश का पानी पी लिया हो तब मेरे साथ नीचे चल ले, मेरा बेटा ये बताएगा तुझे आकर। इतना कहकर शीतल आलोक और बरखा के साथ नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद विपिन भीगा हुआ ऑफिस से घर आता है। वो ठंड से कांप रहा था और उसे देखकर शीतल कहती है, जब बारिश आ रही थी तो बस से भीग कर क्यों आया? किसी कैब से आ जाता। या बता दे, तुझे भी इस नास पीटी की तरह बारिश का पानी पीने की आदत तो नहीं है ना? क्या माँ आप भी? एक तो मैं भीग कर आया हूँ और आप हो कि मजाक कर रही हो। अरे यार, कौन पागल आदमी बारिश का पानी पीता है? पीता नहीं, पीती। तेरी बीबी और मेरी बहू पीती है। यकीन नहीं तो पूछ ले इससे। शीतल की बात पर बरखा मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा करती है और ये सुनकर विपिन चुप्पी साध लेता है और कमरे में निकल जाता है। कपड़े बदलकर जब वो आता है तो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और जहाँ सब खाते हुए नॉर्मल फिल्टर का पानी पी रहे थे कि तभी शीतल अपनी बहू को ताना कसते हुए कहती है, देख बरका, हम तो फिल्टर पानी पी रहे हैं। अभी तू अपना नेचुरल फिल्टर पानी ले आ और पी ले उसे। माँ जी हाँ, मुझे पता है, मैं पहले से ही अपने ग्लास में बारिश का पानी भर कर बैठी हूँ। माँ जी आपको पता है, पहले के जमाने के लोग ऐसे ही बारिश का पानी पिया करते थे और अच्छे से जीते थे। और कुओं में भी तो बारिश का पानी जाता है ना, गाँव वाले भी तो उसे ही पीते हैं। सच में बरखा, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरे ये बारिश का पानी कौन पीता है? सब बैठकर खाना खाते हैं और बरखा को सुना ही रहे थे कि तभी फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और शीतल भी इस बार हर सास की तरह कोई मौका नहीं छोड़ती और अपनी बहू को फिर से ताना कसती है, जा 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 भर ले, तेरे पीने का पानी आ रहा है बहू। शीतल की बात सुनकर बरखा सच में बर्तन उठाए पानी भरने के लिए भाग जाती है। दिन बीतते हैं। बरखा को बारिश का पानी पीने से उल्टी दस्त लग जाते हैं और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। ये देखकर उसके ससुराल वाले चिंता में आ जाते हैं क्योंकि वो उससे प्यार जो करते थे। शीतल, आलोक और विपिन जल्द से जल्द डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं और डॉक्टर बरखा को चेक करके बोलता है, जी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जरूर कुछ गलत खा पी लिया होगा जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। खाया नहीं डॉक्टर, पिया। अरे बारिश का पानी पिया। दरअसल मेरी बहू को बारिश का पानी पीने की बहुत गंदी आदत है। अरे इसको लगता है वो नेचुरल वाटर है और अच्छा है सेहत के लिए। बताओ जरा आप ही। देखिए डॉक्टर साहब, मैं और मेरा बेटा तो इसको समझा समझा कर थक गया है। आप ही कुछ बोल दीजिए, क्या पता आपकी बात ही इसके भेजे में घुस जाए। क्या ये सच बोल रहे हैं? अरे बरखा जी, आपको बारिश का पानी पीने की आदत है? हाँ डॉक्टर, मुझे ना बारिश का पानी ना अच्छा लगता है, वही पीती हूँ। और रोज बारिश नहीं आती इसलिए भर कर रख लेती हूँ ताकि अगली बारिश तक पीती रहूँ। देखिए बरखा जी, वो जमाना अब चला गया। लोग बारिश का पानी भरकर रखते थे और पिया करते थे। आजकल इस एनवायरनमेंट में इतना प्रदूषण है कि बारिश का पानी पीने लायक होता ही नहीं। और तो और नॉर्मल पानी भी पीने लायक नहीं बचा, तभी तो लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। देखिए, आप ये सब करके अपनी सेहत से खुद ही खिलवाड़ कर रही हैं। अब डॉक्टर के समझाने पर तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं, या और बारिश का पानी ला कर दूं पीने के लिए? बताओ मुझे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही कर लेंगे। नहीं, मुझे समझ आ गया है कि बारिश का पानी पीने के लिए नहीं होता और मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। मैंने आप सबको परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब से ये गलती नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। अच्छी बात है बहू जो तू बीमार पड़ गई। अगर तू बीमार नहीं पड़ती ना तो डॉक्टर नहीं आता, और डॉक्टर नहीं आता तो तुझे ये सब बातें समझ में भी नहीं आती। तू ऐसे ही बारिश का गंदा पानी पीती रह जाती और हो सकता है तुझको कल को कोई बड़ी बीमारी लग जाती तो तू क्या करती? शुक्रिया डॉक्टर, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं बारिश में बस नहाया ही करूँगी, उसका पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। और इस तरह से डॉक्टर के समझाने पर बरखा को अच्छे से ये बात अपनी बुद्धि में समझ में आती है कि बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता और वो बारिश का पानी पीना हमेशा के लिए त्याग देती है और नॉर्मल पानी या फिल्टर का पानी पीने लगती है, जिससे उसकी सेहत में सुधार होता है और उसकी सास शीतल को भी चैन की सांस आती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब शीतल अपनी बहू का पीछा करती है तो देखती है कि बरखा एक मटकी को लेकर किसी रास्ते से जा रही थी
शीतल उसका पीछा करती है तो पाती है कि उसने अभी भी बारिश का पानी पीना तो छोड़ दिया था, लेकिन अब उसने बरमे का पानी पीना शुरू कर दिया था। लेकिन अब शीतल समझ जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, और शीतल ये सोचकर खुश थी कि आखिर उसकी बारिश का पानी पीने वाली बहू ने बारिश का पानी पीना तो छोड़ा।